कहानी की शुरुआत यूना नाम की एक महिला से होती है जो अपने घर में अपने पति की लाश के सामने चुपचाप बैठी होती है। उसके पति का मुंह किसी ने मजबूत पेस्ट से पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और शक के आधार पर यूना को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को पूरा यकीन होता है कि अपने पति का कत्ल उसी ने किया है। यूना भी बिना किसी विरोध के ये बात मान लेती है कि उसी ने अपने पति को मारा है। इसलिए सबको लगता है कि अब उसे जल्द ही सजा हो जाएगी, लेकिन सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट में उसकी सुनवाई होना जरूरी था। इसी केस के लिए सरकार की तरफ से एक वकील नियुक्त किया जाता है जिसका नाम ली होता है। ली जेल में यूना से मिलने जाता है। वह उससे कहता है कि उसे पता है कि उसका पति बहुत गुस्सैल इंसान था जो आए दिन उस पर अत्याचार करता था और उसके साथ जबरदस्ती भी करता था। ली आगे कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि कत्ल वाली रात यूना घर पर मौजूद नहीं थी। उसने यूना को जानने वाले कई लोगों से पूछताछ की थी और सबका यही कहना था कि यूना किसी की जान नहीं ले सकती। ली उससे पूछता है कि अगर उसने कत्ल नहीं किया तो फिर यह इल्जाम अपने सिर क्यों ले रही है, लेकिन यूना सिर्फ इतना कहती है कि कत्ल उसी ने किया है और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएगी। ली उसे बताता है कि उसे उसकी डायरी से एक नशीले पदार्थ के बारे में जानकारी मिली है। उस ड्रग का इस्तेमाल किसी को भी बेहोश करने के लिए किया जा सकता है और उसी नशे का इस्तेमाल उसके पति पर भी किया गया था। लेकिन ली अब भी मानने को तैयार नहीं था कि असली कातिल यूना है। उसकी अंतरात्मा बार बार यही कह रही थी कि यूना बेगुनाह है, इसलिए वो इस केस को पूरी मेहनत से लड़ने का फैसला करता है। जांच के दौरान ली को पता चलता है कि यूना के पति ने अपने नाम पर कई बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसियां करवा रखी थी, जिसका सारा पैसा अब यूना को मिलने वाला था। इसी वजह से शक की सुई बार बार उसी की तरफ घूम रही थी। इसी बीच ली को एक किताब मिलती है जिसके अंदर एक बुक मार्क रखा हुआ था। उस पर एक लाइन हाईलाइट की गई थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये किताब हवाना नाम के एक बुक स्टोर से भेजी गई थी। ली उस किताब को लेकर फिर से यूना के पास जाता है और उससे पूछता है ये किताब उसे किसने भेजी है, लेकिन यूना उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। तभी जब वो वहां से जाने लगती है तो ली उसे याद दिलाता है कि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, अगर उसे सजा हो गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। ये सुनते ही यूना के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। जल्दी ही उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसने खुद भी पहले अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन इस बार कोर्ट में जज के सामने यूना अचानक कह देती है कि उसने अपने पति का कत्ल नहीं किया। ये सुनकर ली को काफी खुशी होती है। वो जज फैसला सुनाने के बजाय केस की अगली तारीख दे देती है ताकि मामले की और जांच की जा सके। अब ली के पास सच्चाई सामने लाने के लिए थोड़ा और समय था। इसके बाद यूना ली से कहती है कि उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है और वो चाहती है कि ली एक बार उसकी बेटी से मिल ले। ली कुछ खिलौने लेकर उसकी बेटी से मिलने उसके घर जाता है। वो बच्ची को यह नहीं बताता कि वो उसकी माँ का वकील है, बल्कि खुद को उसकी माँ का दोस्त बताता है। वहां पहुंचकर ली देखता है कि छोटी बच्ची बेहद डेरी सहमी हुई है। वो बहुत कम बात करती है। ली को उम्मीद थी कि शायद बच्ची को इस केस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद कोर्ट की अगली तारीख भी आ जाती है। ली जज से कहता है कि इस केस में जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। इसके बाद वो कोर्ट में एक वीडियो टेप पेश करता है। उस वीडियो में डिटेक्टिव यूना पर दबाव डालता दिखाई देता है और कहता है कि उसे ये मानना ही होगा कि उसी ने अपने पति को मारा है। वीडियो देखकर साफ लग रहा था कि डिटेक्टिव यूना से जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद यूना कोर्ट में पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि कत्ल वाली रात उसके पति ने हमेशा की तरह उसे बहुत बुरी तरह पीटा था और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती भी की थी। उसका पति नशीले पदार्थों के असर में था और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तो यूना घर छोड़कर बाहर चली गई, लेकिन कई घंटे बाद जब वो वापस लौटी तब उसने देखा कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी थी। वो कहती है कि असली कातिल कौन है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन दूसरा वकील यूना की बातों को झूठ बताता है। उसका कहना था कि अगर उस रात दोनों के बीच इतनी भयानक लड़ाई हुई होती तो घर का सामान बिखरा हुआ होता, जबकि घर पूरी तरह व्यवस्थित था। जज एक बार फिर केस की अगली तारीख दे देती है। इसी दौरान यूना के पति की बहन उससे मिलने आती है। वो कहती है कि वह उसे इस केस से बचा सकती है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी बेटी की कस्टडी उसे देनी होगी। यूना अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो साफ शब्दों में अपनी ननन की बात ठुकरा देती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसकी ननन पहले ही कोर्ट में उसकी बेटी की कस्टडी के लिए आवेदन कर चुकी है।
ये जानकर यूना अंदर से टूटने लगती है। उस रात के बाद यूना को बार-बार वही खौफनाक रात की याद आने लगती है, जिस रात उसके पति का कत्ल हुआ था। उसे याद आता है कि उस रात भी उसके पति ने हमेशा की तरह उसे बेरहमी से पीटा था। इतना ही नहीं, उसने कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती भी की थी। उसका पति उस रात बहुत ज्यादा नशे में था और आखिरकार नशे के असर से बेहोश हो गया। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले यूना ने उसे नशीले पदार्थ की एक और डोज दे दी थी। यह सब उसकी छोटी बेटी ऊपर से चुपचाप देख रही थी। इन सारी यादों को सोचकर यूना अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। वो गुस्से और दर्द में अपने हाथों को जोर जोर से मारने लगती है। अगले दिन एक बार फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। इस बार कोर्ट में एक नया गवाह आता है जो पार्किंग लॉट में काम करता था। वो गवाही देता है कि जिस रात यूना के पति का कत्ल हुआ, उसी रात उसने यूना को पार्किंग में एक कार के अंदर किसी आदमी के साथ बेहद करीब देखा था। दूसरा वकील तुरंत इस बात को यूना के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि यूना हमेशा से अपने पति को धोखा दे रही थी, वो एक चीटर थी और जब उसके पति को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आकर अपने पति का कत्ल कर दिया ताकि उसकी मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति और पैसा उसे मिल जाए। कोर्ट में ली यूना से पूछता है कि उस रात पार्किंग लॉट में उसके साथ कौन था, लेकिन यूना फिर भी चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। यूना की यह खामोशी दूसरे वकील के पक्ष में चली जाती है, जिससे ली काफी निराश हो जाता है। इसी दौरान ली को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि यूना के पति की बहन एक पेट हॉस्पिटल चलाती है, जहां जानवरों के इलाज के दौरान उन्हें शांत करने के लिए खास तरह की नशीली दवा दी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वही नशीला पदार्थ यूना के पति के शरीर में भी पाया गया था, जो उसने कत्ल वाली रात लिया था। सच्चाई जानने के लिए ली अपनी गर्लफ्रेंड को उस हॉस्पिटल में भेजता है। जांच के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ये पुष्टि कर देती है कि ये वही दवा वहां आसानी से उपलब्ध थी। कुछ दिनों के बाद कोर्ट में फिर सुनवाई होती है। इस बार यूना के पति की बहन गवाही देने आती है। वो कोर्ट में कहती है कि उसका भाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन यूना उसे धोखा देती थी। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी और आखिरकार गुस्से में आकर यूना ने उसके भाई की हत्या कर दी। लेकिन इस बार ली पूरी तैयारी के साथ आया था। वो यूना की ननद से सवाल करता है और कहता है कि उसने यूना की बेटी की कस्टडी के लिए आवेदन किया है। वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि अब यूना के पति की सारी संपत्ति और पैसा उसकी बेटी के नाम हो चुका है और अगर बेटी उसकी कस्टडी में आ जाए तो उसे सब कुछ मिल सकता है। ली आगे बताता है कि उसने यह भी पता लगाया है कि कुछ समय पहले उसी महिला ने अपने भाई की इंश्योरेंस पॉलिसियों के बारे में जानकारी निकलवाई थी। इसका मतलब साफ था कि अपने भाई की मौत से उसे भी फायदा होने वाला था। इसके अलावा ली यह भी कहता है कि उसने अपने भाई से अपने बिजनेस के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उसके भाई ने मना कर दिया था। और सबसे अहम बात, जिस नशीले पदार्थ का इस्तेमाल हत्या में हुआ था वो उसके पेट हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाता था। ली कोर्ट में शक जताता है कि हो सकता है उसी ने अपने भाई को पहले नशीला पदार्थ दिया हो और फिर उसकी हत्या कर दी हो। अब केस पूरी तरह नया मोड़ ले लेता है। अगले दिन यूना के पति की बहन उसकी बेटी से मिलने आती है। वो उससे पूछती है कि कत्ल वाली रात आखिर क्या हुआ था। दरअसल उसे पहले से काफी कुछ पता था, लेकिन सच सामने आने के डर से वो खुद घबरा जाती है और अचानक बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं ली उससे मिलने आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि जल्द ही उसकी माँ हमेशा के लिए उसके पास वापस आ जाएगी। अब ली को पूरा यकीन हो जाता है कि माँ बेटी दोनों उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही हैं। इसी बीच ली देखता है कि यूना की बेटी के लिए फिर से एक किताब भेजी गई है। वो किताब उसी हवाना बुक स्टोर से आई थी, जहाँ से पहले भी किताब भेजी गई थी और इस किताब में भी एक लाइन को खास तौर पर हाईलाइट किया गया था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आखिरकार उस बुक स्टोर तक पहुंच जाता है जहां से बार बार किताबें भेजी जा रही थी। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि बुक स्टोर के अंदर यूना की तस्वीर लगी होती है। यह देखकर ली को शक होता है कि शायद इस बुक स्टोर का मालिक ही वो आदमी है जिसके साथ यूना का अफेयर चल रहा था। उसे वहीं पार्किंग लॉट वाली घटना याद आती है जहां यूना किसी के साथ कार में इंटीमेट दिखाई दी थी। लेकिन जब ली सच्चाई का पता लगाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे मालूम चलता है कि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि वही जज है जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। सच सामने आते ही ली पूरी तरह चौंक जाता है। अब केस की अगली सुनवाई का दिन आ जाता है। कोर्ट में ली कहता है कि वो जज से कुछ सवाल पूछना चाहता है। इसके बाद हालात ऐसे बनते हैं कि जज को खुद गवाहों के कटघरे में आना पड़ता है और इस केस के लिए एक नए जज को नियुक्त किया जाता है। कटघरे में खड़ी जज खुद सच बताना शुरू करती है। वो कहती है कि शायद उसे बहुत पहले ही ये बात सबके सामने बता देनी चाहिए थी। वो बताती है कि जिस रात यूना के पति का कत्ल हुआ था
उस रात यूना उसी से मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जज कहती है कि उसने यूना से कई बार कहा था कि वो अपने पति को छोड़ दे और हमेशा के लिए उसके साथ आ जाए, लेकिन यूना ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पति को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वह जज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यूना अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति बहुत खतरनाक इंसान है। इसके बाद जज बताती है कि दोनों की पहली मुलाकात हवाना नाम के उसी बुक स्टोर में हुई थी। दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो यह भी स्वीकार करती है कि वही वो इंसान थी है जिसने यूना और उसकी बेटी के लिए किताबें भेजी थी। उन किताबों में लिखी लाइन "मैं तुम्हारे साथ हूँ" दरअसल उसी का संदेश था। जज की गवाही से ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि कत्ल वाली रात यूना उसके साथ थी, यानी यूना अपने पति की हत्या नहीं कर सकती थी। अब ये साफ हो चुका था कि यूना बेगुनाह है और असली कातिल कोई और है। हालांकि ली के लिए अब सबसे जरूरी बात यह थी कि यूना को निर्दोष साबित किया जाए। असली कातिल कौन है, इस बात का उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार कोर्ट यूना को बरी कर देती है और वो अपनी बेटी के साथ घर वापस लौट आती है। घर लौटने के बाद ली एक बेहद अजीब चीज देखता है। यूना की बेटी ने दीवार पर एक डरावने मॉन्स्टर की तस्वीर बनाई ही थी। दरअसल वो मॉन्स्टर उसके डैड को दर्शाता था। उसका डैड हर रात जोर जोर से चिल्लाता था और यूना को बेरहमी से मारता था। छोटी बच्ची यह सब देखकर सहम जाती थी। उसे अपने डैड की आवाज से ही डर लगने लगा था। कत्ल वाली रात भी यही हुआ था। उसके डैड ने यूना को बुरी तरह पीटा और उसके साथ जबरदस्ती की। बाद में ज्यादा नशा करने की वजह से वो बेहोश हो गया। घर से निकलने से पहले यूना ने उसे नशीले पदार्थ की एक और डोज दी थी ताकि उसे जल्दी होश ना आए। इसके बाद वो पार्किंग लॉट में जज से मिलने चली गई, लेकिन उसकी बेटी घर पर ही मौजूद थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी डैड फिर से उठकर चिल्लाना शुरू करे और उसकी माँ को मारे। डर और घबराहट में बच्ची ने पास रखा मजबूत गोंद उठाया और अपने डैड के पूरे मुंह पर लगा दिया। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने से उसकी मौत हो जाएगी। वो सिर्फ अपने डर की वजह से ऐसा कर बैठी थी। जब यूना घर वापस लौटी तब उसने देखा कि उसकी बेटी की वजह से पति की मौत हो चुकी है। एक माँ होने के नाते उसने तुरंत अपनी बेटी को बचाने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी के हाथ साफ किए, सारे सबूत मिटा दिए और हत्या का इल्जाम खुद अपने ऊपर ले लिया। यूना अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बेटी मासूम है। उसे ये नहीं पता था कि गोंद लगाने से किसी की जान जा सकती है। उसने सिर्फ डर के कारण ऐसा किया था। अब आखिरकार सब कुछ ठीक हो चुका था। हालांकि ली को सच का अंदाजा हो गया था। असल में ये सब यूना की बेटी ने किया था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था कि बच्ची का डैड एक बेहद क्रूर इंसान था जो उसे कभी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था। अब यूना और जज दोनों एक साथ थे और मिलकर यूना की बेटी की परवरिश करने वाले थे। इसी के साथ इस भावुक और रहस्यमयी कहानी का अंत हो जाता है।